हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमरनाथ यात्रा के बीच अनंतनाग में आतंकी हमला। जी हां दोस्तों, गोली लगने से पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। बताएंगे दोस्तों उसके बाद की क्या है बड़ी खबर, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मेरे हिंदू दोस्तों अपना मूल्य बचाएं। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर हत्याकांड पर डच सांसद ने किया फिर एक और बार आगाह। जी हाँ दोस्तों, और कह दी सबसे बड़ी बात। बताएंगे क्या कहा इन्होंने दोस्तों, और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां रूसी सेना ने ओडेसा में 21 मौतों के बाद माइकोलीव को हिला डाला। दोस्तों पूर्वी शहर पर तेज कर दिए हमले। जी हां दोस्तों, और साथ ही बताएंगे जहां पर हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरी हुंकार तेलंगाना की जनता से किया वादा। जी हां दोस्तों, और कहा है कि डबल इंजन की सरकार चाहती है तेलंगाना के लोग। जी हां दोस्तों, साथ ही हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप के। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर अमरनाथ यात्रा के बीच अनंतनाग में बड़ा आतंकी हमला। गोली लगने से पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। जी हां दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के बीच दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकी घटना सामने आई है दोस्तों। आतंकियों ने रविवार को पुलिस दल को निशाना बनाकर फायरिंग की है। इसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है दोस्तों। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि बिजबिहाड़ा में आतंकियों ने सिपाही पर फायरिंग कर दी। उन्हें उपचार के लिए नजदीक अस्पताल लेकर जाया गया है। जवान के पैर में गोली लगी है। चिकित्सकों ने उसकी हालत स्थिर बताई है दोस्तों। अधिकारी ने पुलिसकर्मी की पहचान फिरदौस अहमद के रूप में की है दोस्तों। बताया गया है कि हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ऐसे में दोस्तों हमारे इस पुलिस जवान को गेट वेल सून जरूर कहिएगा आप लोग दोस्तों, ताकि आपकी दुआएं लग सके दोस्तों। और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर मलेशिया की पहली पसंद बना भारत का तेजस। जी हाँ दोस्तों, चीन रशिया के विमानों को पछाड़ बना नंबर 1। जी हाँ, भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस मलेशिया की पहली पसंद बनकर उभरा है दोस्तों। मलेशिया अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने पर विचार कर रही है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक मलेशिया अपने जहाजी बेड़े में तेजस विमान को शामिल करने जा रहा है। इसके लिए भारत के तेजस ने चाइना, रशिया, दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों को पीछे छोड़ा है दोस्तों। तेजस विमान को खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने रविवार को एक इंटरव्यू में बताया कि भारत के लड़ाकू विमान तेजस ने चीन के JF-17 विमान, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रशिया के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 को पीछे छोड़कर पहली पोजीशन हासिल की है। मलेशिया ने भारतीय विमान को पसंद किया है दोस्तों। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भारत में बने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को चुना गया है दोस्तों। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत चल रही है। जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द इस डील को पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, मलेशिया को थैंक यू जरूर बोलिएगा दोस्तों अपने भारत के फाइटर जेट को चुनने के लिए दोस्तों, वो भी रशिया और दक्षिण कोरिया जैसे लड़ाकू विमानों को पीछे छोड़ने के बाद। ऐसे में दोस्तों बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर उदयपुर हत्याकांड पर डच सांसद ने किया आगाह। कहा मेरे हिंदू दोस्तों अपना मूल्य बचाएं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भले ही पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए अपने बयान पर माफी मांग ली हो और बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता को निलंबित कर दिया हो, लेकिन अभी तक नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर विवाद खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उदयपुर में एक हिंदू दर्जी का सर भी काट दिया है, लेकिन बड़े बड़े सेकुलर इसके पीछे नुपुर शर्मा के बयान को वजह बता रहे हैं दोस्तों। तो वहीं डच सांसद ने उदयपुर हत्याकांड के बाद हिंदुओं से अपने हितों की रक्षा करने की अपील की है। नीदरलैंड के सांसद गिर्ड विल्डर्स लगातार सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर नुपुर शर्मा का बचाव कर रहे हैं दोस्तों। हम लगातार इनके बारे में आपको खबर बता रहे हैं और आप जानते भी होंगे, और इसके लिए उन्हें लगातार इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा धमकियां भी मिल रही हैं दोस्तों। लेकिन इन सब को देखते हुए डच सांसद ने कहा है कि वो लगातार जो सच है वो बोलते रहेंगे और किसी भी तरह की धमकियों से नहीं झुकेंगे। शनिवार को एक बार फिर से डच सांसद गिर्ड विल्डर्स ने नुपुर शर्मा के समर्थन
समर्थन में एक ट्वीट करते हुए हिंदुओं को आगाह किया और कहा कि हिंदुओं को अपने हितों के लिए एक साथ आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें लेटेस्ट ट्वीट में डच सांसद गिर्ट विल्डर्स ने कहा कि अगर सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण है तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं है। अपने मूल्यों को बचाओ इंडिया और मेरे हिंदू दोस्तों। डच सांसद ने आगे ट्वीट में कहा है कि कभी भी असहिष्णुता के प्रति सहिष्णु ना बनो, लोकतंत्र और आजादी की रक्षा हर एक दिन करनी पड़ती है। ऐसे में दोस्तों डच सांसद के इन ट्वीट को लेकर, बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और साथ में हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर दोस्तों। हमेशा की तरह ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर रशिया ने यानी रूसी सेना ने ओडेसा में 21 मौतों के बाद माइकोलीव को हिला डाला है दोस्तों, पूर्वी शहर पर, और तेज कर दिए हैं अपने हमले। जी हां दोस्तों, रूसी मिसाइलों ने ओडेसा में आवासीय इमारत पर हमला करके 21 लोगों की जान लेने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के 129वें दिन माइकोलीव शहर को हिला दिया है दोस्तों। इसके अलावा रूसी सेना ने लुहांस प्रांत में यूक्रेन के अंतिम गढ़ लिसिचंस्क शहर व उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जे के लिए गोलाबारी तेज कर दी है। जी हां दोस्तों, माइकोलीव के एक अपार्टमेंट ब्लॉक और अन्य क्षेत्रों के शॉपिंग मॉल में रूसी मिसाइल हमलों में दर्जनों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन हालात बिगड़े होने के कारण अभी संख्या का पता नहीं चल पाया है। माइकोलीव के उन क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजाए गए जो ओडिशा के काला सागर बंदरगाह सीमा में है दोस्तों। हालांकि रूस ने शनिवार को कहा कि उसने क्षेत्र में सेना की कमान चौकियों को निशाना बनाया है दोस्तों। इसी से जुड़ी अगली खबर की बात करें, जहां रशिया के रक्षा मंत्री ने पूरे लुहांस पर कब्जे का किया दावा। क्या युद्ध में जीत की ओर बढ़ रही है पुतिन की सेना? जी हां दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूसी सेना ने रविवार को लुहांस प्रांत में यूक्रेन के नियंत्रण वाले अंतिम बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि रूस इसके साथ ही यूक्रेन के पूरे डोनबास इलाके पर कब्जा करने के लक्ष्य के नजदीक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह जानकारी दी है दोस्तों कि रूसी सैनिकों ने स्थानीय मिलिशिया के साथ मिलकर लिसिचांस्क शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने तत्काल स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यूक्रेन के सैनिक गत कई हफ्तों से लिसिचांस्क शहर को बचाने का प्रयास कर रहे थे और अब रूस के मुकाबले उनकी स्थिति कमजोर हो रही है दोस्तों, जबकि पड़ोसी सीवियरोडोनेट्स्क पर एक हफ्ते पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है दोस्तों। और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर मरियम नवाज ने IMF संग समझौते को लेकर इमरान खान पर साधा निशाना कहा। उन्होंने सरकारी खजाने में कुछ भी नहीं छोड़ा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग N की अध्यक्ष मरियम नवाज ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के साथ हुए समझौते को लेकर शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा है दोस्तों। समझौते को बुरा सौदा बताते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने उन शर्तों का उल्लंघन करके यू टर्न लिया है जो देश ने ग्लोबल ऋणदाता के साथ सहमति के साथ रखी थी। लाहौर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मरियम नवाज ने आगे कहा कि गठबंधन सरकार को भारी मन से कुछ निर्णय लेने पड़े हैं, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाना शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये सब पूर्व प्रधानमंत्री के गलत कामों के चलते करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, उनके अनुसार अगर इमरान खान ने सरकारी खजानों में कुछ छोड़ दिया होता तो गठबंधन सरकार लोगों को जरूरत राहत प्रदान करती है। और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर डेनमार्क के शॉपिंग मॉल में कई राउंड फायरिंग बदहवास भागते दिखे लोग। पॉप स्टार हैरी स्टाइल का होना था कॉन्सर्ट। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय देश डेनमार्क में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। डेनिश पुलिस ने बताया कि रविवार को गोलीबारी की सूचना मिली है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कोपेनहेगन पुलिस ने ट्वीट किया है कि शहर के केंद्र और हवाई अड्डे के बीच अमेगर जिले में बड़े फील्ड मॉल के आसपास पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने कहा कि हम घटना स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर कई लोगों को गोली लगी है। एक व्यक्ति को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सेना के सत्ता पर कब्जे के बाद चीनी विदेश मंत्री की पहली म्यांमार की यात्रा क्या मिल जाएगी सैन्य सरकार को मान्यता? जी हां दोस्तों, सेना के पिछले वर्ष म्यांमार में सत्ता पर काबिज होने के बाद चीन के विदेश मंत्री शनिवार को अपनी पहली यात्रा पर वहां पहुंचे। वो यहां एक क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेंगे दोस्तों, जिसे लेकर सरकार का कहना है कि ये उसकी वैधता को मान्यता है, जबकि विपक्ष ने इसे शांति प्रयासों का उल्लंघन मानते हुए प्रदर्शन किया है दोस्तों। चीनी विदेश मंत्री वांग ई यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बागान के केंद्रीय शहर में लेकांग मैकांग सहयोग
लोग समूह की बैठक में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के समकक्षों के साथ शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, समूह चीनी नेतृत्व वाली एक पहल है जिसमें मेकांग डेल्टा के देश शामिल हैं। चीन ने मेकांग के ऊपरी हिस्से पर 10 बांध बनाए हैं, जिस हिस्से को वो लेक गैंग कहता है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल जा मिन तुन ने राजधानी नेपिता में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बैठक में विदेश मंत्रियों का शामिल होना म्यांमार की संप्रभुता और उसकी सरकार की मान्यता को दर्शाता है। और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पूरे अंधकार में डूबता जा रहा है पाकिस्तान, विशेषज्ञ ने कहा अगर बिजली संकट ऐसे ही जारी रहा तो बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है पाकिस्तान में। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान बिजली के गहरे संकट में डूबता जा रहा है दोस्तों। इसका असर कारोबार और आम लोगों पर अब साफ देखने को मिलने लगा है। कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि अगर बिजली संकट इसी तरह जारी रहा तो उससे बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकती है दोस्तों। जानकार आमतौर पर इस संकट के लिए सरकारी कुप्रबंधन, बिजली क्षेत्र की अकुशलता, बिजली की चोरी और बिजली संयंत्रों में राजनीतिक मकसद से की गई नियुक्तियों को दोषी मानते हैं दोस्तों। पिछले महीने नेशनल असेंबली में पेश आर्थिक सर्वे में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार दावा किया है दोस्तों कि देश में प्रतिदिन बिजली उत्पादन की क्षमता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और ये क्षमता अब 41,000 मेगावाट है। लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार ने इस पर रोशनी नहीं डाली कि देश में बिजली की मांग भी पहले के किसी मौके की तुलना में ज्यादा हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नतीजन देश में बिजली की मांग और बिजली उत्पादन के बीच फासला बढ़ते हुए 7,000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा दोस्तों लगातार होता रहा तो बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मच सकती है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग, और इस संकट में डूबे पाकिस्तान को आप लोग सलाह क्या देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि भारत ने हमेशा अपने दुश्मनों की भी मदद की है दोस्तों, बेशक दुश्मन कितने गहरे क्यों ना हो, लेकिन क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर भारत ने नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें की हैं भेंट, नेपाल के शिक्षा मंत्री ने कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पड़ोसी देश नेपाल से रिश्तों और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और मजबूत करने के लिए रविवार को हिमालयी देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें भेंट की हैं। भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में नेपाल के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए मदद की है दोस्तों। भारत के नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री देवेंद्र पौडेल को वाहनों की चाबियां सौंप दी हैं दोस्तों। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 75 एम्बुलेंस का उपहार भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। इस मौके पर नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कहा है कि एम्बुलेंस और स्कूल बसों को उपहार में देना दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी का हिस्सा है। और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी का सनसनीखेज ऑडियो खुलासा लीक हुआ है दोस्तों। देशद्रोही हैशटैग चलाने का दे रही थी निर्देश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी का नया कथित ऑडियो क्लिप सामने आया है दोस्तों। इसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख डॉक्टर अरसलान खालिद को निर्देश दे रही है कि वे पीटीआई का विरोध करने वाले लोगों को देशद्रोही बताएं। रिपोर्ट के अनुसार बुशरा बीवी को डॉक्टर खालिद को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इमरान खान ने उन्हें सोशल मीडिया पर देशद्रोही हैशटैग चलाने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, ऑडियो के अनुसार बुशरा ने पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के कुछ दिनों तक एक्टिव ना होने के लिए डॉक्टर खालिद के प्रति निराशा जताई। इससे पहले कि डॉक्टर खालिद कुछ कह पाते, बुशरा ने उनसे कहा कि जो हुआ उसे छोड़ दें। फिर उन्होंने उसके साथ साझा किया कि आलिम खान और अन्य लोग इमरान खान उनके और उनकी दोस्त फराह खान के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, वे बहुत सारी कहानियां बनाएंगे। आपको इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस इन्हें देशद्रोही के तौर पर पेश करें। देखा दोस्तों किस प्रकार से बुशरा ने देशद्रोही हैशटैग चलाने का निर्देश दिया है दोस्तों। ऐसे में अब सच्चाई इनकी धीरे धीरे सामने आती नजर आ रही है दोस्तों। और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अपनी ही पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंची इमरान खान की पार्टी सत्ता से हटने के साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आजादी मार्च भी निकाला था, लेकिन हिंसा के चलते उन्होंने ये प्रदर्शन बीच में ही रोक दिया था। इसी बीच एक बेहद हैरान करने वाला और असामान्य कदम उठाते हुए इमरान खान के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ ने बुधवार को अपनी सरकार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए मदद मांगी है दोस्तों, और कहा है कि सरकार द्वारा पिछले सप्ताह एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जातियों और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। पीटीआई की वरिष्ठ नेता और इमरान खान की सरकार में मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बोचेलेट को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ राजनीति से प्रेरित मामले भी शुरू कर दिए हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दिल्ली मुंबई में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, अभी टला नहीं है संक्रमण का खतरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 648 नए मामले सामने आए और 5 मौतें हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3268 हो गई है दोस्तों। तो वहीं महाराष्ट्र ने रविवार को 2962 कोविड-19 के मामले दर्ज किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 6 कोरोना संक्रमित मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में मौजूदा कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.29% है। दिल्ली में 1000 से कम मामले सामने आने का ये लगातार चौथा दिन है दोस्तों। शनिवार को दिल्ली में कोविड-19 के 678 मामले सामने आए थे और संक्रमण से 2 मौतें हुई थी। जी हां दोस्तों, चलते हैं बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर हैदराबाद में बीजेपी ने भरी हुंकार, तेलंगाना की जनता से पीएम मोदी जी ने किया वादा। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरे तेलंगाना का स्नेह यहाँ इस मैदान में ही सिमट आया हो। तेलंगाना के अलग अलग जिलों से आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आपके इस स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, तेलंगाना की धरती का वंदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने कहा कि जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, वैसा ही भाजपा भी देश की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तेलंगाना के लोग पूरी दुनिया में कड़ी मेहनत और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना प्राचीनता और पराक्रम की पुण्य स्थली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि केसीआर के गढ़ में गरजते हुए पीएम मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि डबल इंजन की सरकार चाहते हैं तेलंगाना के लोग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल केसीआर के गढ़ में जमकर गरज रहे थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना डबल इंजन की सरकार चाहती है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे दोस्तों एक परेड ग्राउंड से, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस दौरान मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते और बड़ी खबर की ओर, जहां फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका, शिवसेना नेता की जगह शिंदे बने विधायक दल के नेता। जी हाँ, महाराष्ट्र में रविवार को शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। सुनील प्रभु के चीफ व्हिप के तौर पर मान्यता रद्द कर दी गई। अजय चौधरी को भी विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। भारत गोगावले को चीफ व्हिप बनाया गया है। एकनाथ शिंदे सदन के नेता बन गए हैं। महाराष्ट्र विधान मंडल के ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता और भरत गोगावले को चीफ व्हिप बरकरार रखने की मान्यता दी है दोस्तों। विधानसभा ने स्पष्ट किया है कि एकनाथ शिंदे और भरत गोगावले समूह के नेता और विधायिका के प्रतिनिधि होंगे और इस फैसले ने शिवसेना को की कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिवसेना इस मामले में कोर्ट जा सकती है। महाविकास अघाड़ी से शिवसेना के 16 विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई है दोस्तों, क्योंकि पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप का पालन न करने पर उन पर विधायिका में मुकदमा चलने की संभावना है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पटेल न होते तो भारत का हिस्सा न होता हैदराबाद। जी हां, कार्यकारिणी बैठक में बोले अमित शाह जी। जी हां दोस्तों, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत सभी नेताओं ने इसे भाग्यनगर कहा है दोस्तों। इसी के साथ केंद्रीय अमित शाह जी ने हैदराबाद के भारत में विलय में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई के योगदान को भुनाया है दोस्तों। अमित शाह जी ने कार्यकारिणी में कहा है कि अगर सरदार पटेल ना होते तो हैदराबाद का भारत में विलय ना होता। दरअसल जब भारत आजाद हुआ तब हैदराबाद उसमें शामिल नहीं था। इसके लिए 1 साल
सबसे ज्यादा लंबी जद्दोजहद चली, सैन्य कार्रवाई हुई और तब जाकर हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। ऐसे में दोस्तों क्या आप लोग अमित शाह जी के बात का समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर शिवसेना के 4 सांसदों की उद्धव ठाकरे को सलाह, कहा गरूर छोड़िए, फडणवीस के जरिए सुलह कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने में सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन सूत्रों की माने तो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के 4 सांसदों ने उद्धव से अपना अभिमान छोड़कर शिंदे के साथ सुलह करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सुलह की पूरी प्रक्रिया डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के जरिए आगे बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां मुस्लिम कारोबारियों का करो आर्थिक बहिष्कार, कन्हैया मर्डर पर मानेसर में पंचायत का फरमान। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर अमरावती में हुई हत्याओं के विरोध में रविवार को गुरुग्राम के मानेसर के बाबा भीष्मनाथ मंदिर में समस्त हिंदू संगठन की पंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और हिंदू समाज के लोग इस पंचायत में शामिल हुए। पंचायत में यह फैसला लिया गया है कि प्रशासन के सहयोग से इलाके में रह रहे सभी बाहरी लोगों की पहचान करवाई जाएगी और गलत मंसूबों के साथ बाहर से आकर मानेसर इलाके में रह रहे लोगों को, कट्टरवादियों को यहां से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम दुकानदारों के आर्थिक बहिष्कार भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली भाजपा का बड़ा आरोप, कहा आम से खास हो गए हैं सीएम केजरीवाल, चुनावी राज्यों में लोगों को बहलाने के लिए करते हैं झूठे वादे। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे पर निशाना साधा है। कहा है कि दिल्ली को छोड़ अब वो गुजरात में तरह तरह के वादे कर रहे हैं, वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली की तरह गुजरात में भी कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदार राजनीति की शपथ ले रहे हैं। एक और खबर की बात करें, जहां पर राबड़ी आवास में सीढ़ी चढ़ते हुए गिरे लालू प्रसाद यादव, कंधे की हड्डी टूटी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत बड़ा हादसा होने की खबर आ रही है। दोस्तों खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव पटना में राबड़ी देवी आवास में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े। दोस्तों आनंद फानन में लालू प्रसाद यादव को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। जी हाँ दोस्तों, इस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि गिरने के बाद लालू प्रसाद यादव के दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई है। और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली में आने वाले 5 दिनों तक होगी लगातार बारिश, उत्तराखंड में भी जारी हुआ अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मानसून की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में बारिश हो गई है। रविवार को हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है दोस्तों। तो वहीं मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाले कम से कम अगले 5 दिन बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड में भी सोमवार से लेकर गुरुवार तक भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले कम से कम 5 दिन खूब बारिश होगी। IMD ने बुधवार यानी 6 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बताया गया है कि मंगलवार और बुधवार को भी अधिक तीव्रता देखी जा सकती है और उत्तराखंड में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। और ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कहां से कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके यहाँ बारिश का मौसम है दोस्तों या नहीं, बताइएगा जरूर। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।